हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स कैरियर पॉइंट में। मैं हूं रवि। हम लोग पिछले क्लासेस में जो है एनालॉग का पहला लेक्चर देखा था, जहां पे हमने कुछ बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था। आज फिर से हम लोग फ़िलहाल एनालॉग की ही सीरीज़ में आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है सेमीकंडक्टर्स, उस पर किस तरीके के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी बातें हम लोग जो हैं उससे रिलेटेड करने वाले हैं। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर एक्चुअली हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही बनता है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बताई थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द सेमीकंडक्टर। सो एक बार फिर हम लोग इसको दोहराएंगे। सेमीकंडक्टर आपका एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपके बहुत सारे मटेरियल सेमीकंडक्टर होते हैं, बट हमें जिनके बारे में चर्चा करना है वो हमारे पास है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम जिसका जो है फ़िलहाल एटॉमिक नंबर, या आप कह सकते हैं परमाणु क्रमांक जो है 32 होता है, और दूसरा हमें डिस्कस करना है सिलिकॉन, जिसका 14 होता है। हमें इन दोनों के बारे में चर्चा करना है। सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं तो हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में चर्चा करना है। होते इसमें बहुत हैं, लेकिन हम सबके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हम इन्हीं के बारे में क्यों पढ़ते हैं या इन्हीं का यूज़ क्यों करते हैं, और इन दोनों में जो है सिलिकॉन का यूज़ ज़्यादा क्यों करते हैं। तो बेसिक सी बात है, सेमीकंडक्टर का जो फिलहाल रजिस्टिविटी इसकी जो होती है वो 10 के पावर -4 ओम मीटर से ले करके रेंज इसका जो होता है वो होता है 0.5 ओम मीटर, जबकि जर्मेनियम का आप देखेंगे तो 0.6 ओम मीटर होता है। तो बेसिकली हमारे पास मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, मैं ज़रा सा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। मटेरियल हमारे पास देखने को मिला है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और एक होता है रजिस्टिव मटेरियल। एक होता है रजिस्टिव मटेरियल। रजिस्टिव मटेरियल आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चलो ठीक है, इसकी चालकता कम थी, आपने कंडक्टर नहीं बोला इसको। बहुत ज़्यादा फिलहाल इसकी चालकता ज़ीरो भी नहीं थी, आपने इंसुलेटर नहीं बोला। तो फिर इसकी कंडक्टिविटी किस तरीके की है, फिलहाल उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको रजिस्टिव मटेरियल ना बोल करके एक मिडिल का मटेरियल सेमीकंडक्टर बोले। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि रजिस्टिव मटेरियल्स जो होते हैं, आप जानते हैं नाइक्रोम वगैरह जिस तरीके के मटेरियल होते हैं, नाइक्रोम आप देखते हैं 10 के पावर -4 ओम मीटर इसका हमें जो है रजिस्टिविटी देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम है। कहने को रजिस्टिव मटेरियल्स हैं, बट हम लोग इसको जो जर्मेनियम या सिलिकॉन या जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसको हम लोग फिलहाल रजिस्टिव मटेरियल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो बेसिकली इतने टाइप्स की कैटेगरी है हमारे पास, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कंडक्टर आपको पता है, इंसुलेटर आपको पता है, सेमीकंडक्टर भी आज बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर में सबसे बेसिक सा पॉइंट हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन में। अब हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन के थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं, फिर जर्मेनियम की। पहले हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन आपको पता है, ये मान लीजिए एक एटम हमने सिलिकॉन का लिया जिसका ये न्यूक्लियस है। अब आपको पता है इसके अराउंड कितने सेल होंगे, कितने कक्षक होंगे, जो ऑर्बिट्स हैं इसके अराउंड न्यूक्लियस के कितने होंगे। आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन में, 14 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में। अब सिलिकॉन में अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितने होंगे 8, और तीसरे में कितने होंगे, होने तो चाहिए 18, जो भी है फिलहाल उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 2 के पावर n स्क्वायर के हिसाब से। लेकिन चूँकि हमारे पास उतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो इसमें हम लोग सिर्फ जितने बचे हैं रिमेनिंग उनको प्लेस कर देंगे। तो बचे कितने हैं 4। अब ये जो 4 हैं
ये हमारे जो सिलिकॉन का एटॉमिक आपने स्ट्रक्चर देखा, इसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, सबसे बाहरी ऑर्बिट्स में ये 4 इलेक्ट्रॉन है और इनको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इनको हम बोलते हैं। कैसा इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 3 ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं। मतलब ये जो तीसरे ऑर्बिट्स में है, तीसरे ऑर्बिट में है। मैं सिलिकॉन बता दिया, जर्मेनियम भी बता दूं तो बहुत अच्छा होगा समझना हमारे लिए। जर्मेनियम की भी हम बात कर लें तो हम लोगों के लिए समझना बड़ा इजी हो जाएगा कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। मैंने आपको एक बात कल बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑर्बिट छोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी और किस फैशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे होते हैं। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई थी कि ये बात डिसाइड करती है उनकी एनर्जी। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो बाहर की तरफ, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी वाले ऑर्बिट्स पे होते हैं। जो न्यूक्लियस से सबसे दूर ऑर्बिट्स होता है उसमें होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिनकी कम होती है जिन इलेक्ट्रॉन्स की, वो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट्स में होते हैं। और फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी ले लेता है तो फिलहाल वो क्या करता है, दूसरे ऑर्बिट्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमने कर दिया। बाकी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में वही सेम टू सेम 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी वैलेंसी है। दोनों की वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 ही 4 है। आप जर्मेनियम में जितना देख रहे हैं उतना ही आपको सिलिकॉन में भी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स की जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कौन सा है, चौथे नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे, ठीक है ना। और सिलिकॉन में आप देख रहे हैं थर्ड नंबर पे। मीन्स ये जो थर्ड नंबर के, मतलब सिलिकॉन के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, सीधे शब्दों में आप समझो, जो सिलिकॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कम है कंपेयर टू जर्मेनियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मीन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम के, उनके पास एनर्जी ज़्यादा है सिलिकॉन की तुलना में। मीन्स अगर हम जर्मेनियम को जरा सा टेम्परेचर दे दें या जरा से एनर्जी दे दें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं अपने ऑर्बिट्स को छोड़ करके बाहर जा करके घूमना शुरू कर देंगे। मीन्स कंडक्शन बैंड पे चले जाएंगे और ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के रूप में जाने लगेंगे। मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इन्हें अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को छोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, कंपेयर टू सिलिकॉन इनके पास काफ़ी एनर्जी है, इन्हें कम एनर्जी की आवश्यकता है ताकि ये फिलहाल अपना ऑर्बिट छोड़ सकते हैं कम एनर्जी में ही। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है, इस वजह से हम जर्मेनियम बहुत कम यूज़ करते हैं। मतलब इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम है। थोड़ा सा टेम्परेचर दिया क्या ये तुरंत भागने लगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन वो निकल के अपने मन से जो है निकल के बाहर जाने लगे और करंट फ्लो का प्रोसेस इसमें शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल क्या है, जर्मेनियम को अगर देखा जाए तो सिलिकॉन की तुलना में कम स्टेबल है। क्या है? कम स्टेबल है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो जो जर्मेनियम होता है इसमें लीकेज करंट ज़्यादा होता है इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है, आगे मैं बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा इसके, कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या किसी भी सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ईच 10 डिग्री सेल्सियस के बाद जो करंट उसमें लीकेज करंट होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, डबल हो जाती है। तो उसको जब हम आगे अभी पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फाइनली क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जर्मेनियम के बजाय सिलिकॉन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इस चीज़ को समझा। इसकी कंपेयर में मतलब सिलिकॉन को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कंडक्शन के लिए वो जर्मेनियम से ज़्यादा होगी। इस वजह से सिलिकॉन का जब आप देखते हैं क्या,
एनर्जी गैप तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का आप देखते हैं तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर इन दोनों को हम लोग बैंड डायग्राम को पढ़ें, बैंड डायग्राम अगर इसका मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देखो ये इसका हो जाएगा, हम ये सिलिकॉन का बना रहे हैं, ये सिलिकॉन का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड। क्या है? कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। इसके बीच में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि अगर हम लोग बात करें इसके केस में आप देख लीजिए, इसके केस में यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वह है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड। आपको पता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में किसी भी इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर जाने के लिए उसकी एनर्जी गैप के बराबर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कम एनर्जी पाते ही फिलहाल जो आपका जर्मेनियम की जो हालत होने वाली है वो डमाडोल होने वाली है, मीन्स इसमें थर्मल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक जो सबसे बड़ा कारण था वो लीकेज करेंट का था। आई होप आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन की ये बातें समझ में आई होंगी। इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रूप है, जो हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म देखते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है। मैं बना के दिखा देता हूँ। इसका जो इसमें जो बॉन्डिंग होती है सेमीकंडक्टर में, बॉन्डिंग जो होती है, मैं पहले बॉन्डिंग की बात कर लूँ। सेमीकंडक्टर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग सेमीकंडक्टर के एटम्स के मध्य कौन सी होती है? आपको पता है कि जो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है या कोई भी सेमीकंडक्टर है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अब आपको पता है कि जितने भी एटम्स होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? जितने भी एटम होंगे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे से शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट, जिसको आप बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। तो अब ये हम लोग एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जर्मेनियम का भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है, आप जिसका चाहें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने इसमें एटम जर्मेनियम का ले लिया तो ये जर्मेनियम माना जाएगा, सिलिकॉन का ले लिया तो सिलिकॉन माना जाएगा। चलिए हम सिलिकॉन ले लेते हैं, ये हमारे पास सिलिकॉन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ये डील कर रहे हैं। बहुत सारा बेसिक जो कन्फ्यूज़न आपको होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। दोबारा कभी भी इस तरीके के कन्फ्यूजन्स आपको नहीं होंगे। देखिए प्रत्येक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हमने यहाँ पे चूंकि सिलिकॉन का एटम लिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर सिलिकॉन का होगा। ये जो बाहर आप ऐसे देख रहे हैं इधर इधर इधर, मतलब ये स्ट्रक्चर बहुत दूर तक बना हुआ है। हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए बस इतना हमने समझा, इसको मिटाएंगे नहीं अभी। हम इसमें होल्स करंट भी इसी में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं होल्स करंट को। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आप कह सकते हैं बॉन्डिंग हो गया, या बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर। बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है ये आपने देख लिया। अब देखिएगा यहीं पे हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे कि जब भी सेमीकंडक्टर में
कभी भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, कभी भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें होता क्या है, सेमीकंडक्टर में जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, अभी हम एक जनरल सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एक तरीके से। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होते हैं। मीन्स एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ये आपका इक्वल होता है खासकर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये कम्प्लीटली इंट्रिंसिक ही सेमीकंडक्टर है, बस हम लोग जनरल सेमीकंडक्टर के टर्म में इसको पढ़ते चल रहे हैं। तो एक पॉइंट तो आपको ये भी ध्यान रखना है, n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई। ठीक है ना। अब दूसरी बात हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्रॉपर्टी क्या होती है एक सेमीकंडक्टर की। हमें देखना है कि एक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो हम लोग अगर बात करें इसके प्रॉपर्टी की, तो क्या क्या प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई सेमीकंडक्टर के। सबसे पहली बात तो सेमीकंडक्टर जो होता है ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। कैसा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा मींस करंट इंक्रीज करेगी। तो सबसे बेसिक पॉइंट आपने प्रॉपर्टी में देख लिया सेमीकंडक्टर का कि ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी जो होती है वो मेटेलिक इम्प्योरिटी मिलाने से, अगर हम इम्प्योरिटीज़ में मिला दें, इम्प्योरिटीज़ अगर इसमें ऐड कर दें तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब इम्प्योरिटी कैसे होनी चाहिए, मेटेलिक, थर्ड या फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, इसमें अगर हम लोग मिला दें तो इसकी जो है फिलहाल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जो आपके सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं उनके मध्य जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन से आप भली बात परिचित हैं, होल्स क्या होता है अभी मैं होल्स के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। होल्स करंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि होल्स एक्चुअल में होता क्या है, तो हम होल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल होल्स करंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी जितना हमने बताया आपको। ठीक है ना, तो होल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा होल्स करंट होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक बहुत बेसिक सा फैक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी कहीं किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो करंट उसके अपोजिट चलती है, लेकिन होल्स के साथ अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होता है करंट का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे क्या है टेम्परेचर इफेक्ट अगर लाया हमने इस सिलिकॉन मटेरियल पर, टेम्परेचर ज़रा सा इसको मिला तो टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने प्लेस को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, मतलब वो इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला जाएगा। अब जैसे ही वो वहाँ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मूवमेंट हुआ, मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होगा, और जिस प्लेस को छोड़ा वही आपका क्या हो गया, होल्स हो गया। तो वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो स्थान था, जो प्लेस था, वो जैसे ही रिक्त हुआ उसको हमने नाम दे दिया होल्स, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, अट्रैक्ट करने की। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं कि होल्स हमारा पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो फिलहाल हम लोग जनरली होल्स क्या करता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और फाइनली ये मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू चलता रहता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा होल्स करंट की बात अगर हम करें
होल्स करंट से पहले हम इसमें आपको बता दें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जनरल सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है बात करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है भाई? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, या आप बोलते हैं और -273 डिग्री सेल्सियस, ये एब्सोल्यूट जीरो डिग्री होता है। इस पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर behave like as a insulator। इंसुलेटर कहना सही नहीं है, वी कैन से हियर परफेक्ट इंसुलेटर। क्या? परफेक्ट इंसुलेटर। कब? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जस्ट बिहेव लाइक एज अ परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रूम टेम्परेचर, किस पे? रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है भाई? 27 डिग्री सेल्सियस या अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन, यही होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें तो एक सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग है यहाँ पे, इसके कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल करंट फ्लो होता है। मतलब एक जनरल टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जस्ट बिहेव लाइक एज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आता है वो जस्ट बिहेव लाइक एज अ जनरल सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके लिबरेट होंगे, कहाँ जाएंगे भाई? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाएंगे। दैट्स वाई सम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनसाइड द सेमीकंडक्टर। दैट्स वाई वी कैन से हियर अ सेमीकंडक्टर मटेरियल at room temperature just behave like as a semiconductor, not at the insulator material or not like as a conductor material, ठीक है ना। तो हम जब भी बात करेंगे रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन पे, तो उस टाइम पे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम बात करें ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर से ऊपर जा रहे हैं 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहे हैं, तो एन सेमीकंडक्टर वर्क एज अ परफेक्ट कंडक्टर। एन सेमीकंडक्टर behave like as a conductor, ठीक है ना। तो एक सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक बात और भी आपने देखा होगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब हम थे तो उस समय एक इंसुलेटर की भांति बिहेव कर रहा था। मींस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या है? बहुत ज़्यादा है, तभी तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आए रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया? घट गया, तभी तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। कंडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई, और कंडक्टिविटी बढ़ी मीन्स ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। अगर हम लोग बात करें ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और तेज़ी से डिक्रीज कर गया और ये परफेक्टली कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। परफेक्टली कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। कौन? सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी बातें ये सब क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से कैसे हमारा जो एक मटेरियल है वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है डिफरेंट टेम्परेचर पे। जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे अपने बिहेवियर्स को किस तरीके से चेंज कर रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसी में हम लोग बात करते हैं होल्स करंट की। किसकी बात करेंगे? होल्स करंट की,
चलिए, होल्स करंट होता क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या एक्सटर्नल पोटेंशियल से हम कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, ये तो आपने देख लिया। अब होल्स करंट की हम लोग बात करेंगे। होल्स करंट की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे ही मान लीजिए हमारे पास ये एक सेमीकंडक्टर है पूरा, ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, हमने एक प्लेट बना लिया पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे हमने पोटेंशियल दे दिया, यहाँ एक सप्लाई दिया, एक बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। ये पूरा एक सेमीकंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है, हमने एक सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है। कैसा प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट्स। इसको मान लीजिए निगेटिव प्लेट है। अब जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, एनर्जी किसी भी तरीके का हो सकता है, आप पोटेंशियल दे दो, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा दो, वट एवर यू वांट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। अब मान लीजिए कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, अपने स्थान को यहाँ से रिक्त करेगा। एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक होल्स डेवलप हो जाएगा, ये अपने प्लेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं आ जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है भाई, ये है होल्स। अब देखिएगा, ये होल्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये इसके अंदर टेंडेंसी क्या होगी, इसके अंदर टेंडेंसी होगी कि ये और अदर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे। अदर इलेक्ट्रॉनों को खींचे मतलब यहाँ जो बॉन्ड्स के साथ जुड़े हैं, जैसे ही यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स, दो चीज़ें जनरेट होंगी। मैंने बोला कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो पेयर्स में इलेक्ट्रॉन और होल्स डेवलप होते हैं। तो जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आएगा, निकल के इस होल्स को कवर करेगा और फिर एक होल यहाँ डेवलप हो जाएगा। अब ये होल फिर अगले किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट इसमें चलता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें आपकी करंट फ्लो होगी ड्यू टू द होल्स। इसी को हम बोलते हैं होल्स करंट। अब आप कहेंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन करंट क्यों नहीं कह रहे हैं, हम इसको होल्स करंट क्यों कह रहे हैं। तो इसको हम जरा सा आपको समझाना चाहेंगे। बैंड के एनर्जी बैंड के आधार पे, सपोज वी हैव अ कंडक्शन बैंड एंड वी हैव अ वैलेंसी बैंड। हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंसी बैंड में। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो भी आप मान लीजिए कुछ हैं या नहीं है, व्हाटएवर, ये एनर्जी गैप है। जैसे ही एनर्जी गैप के बराबर यहाँ पे एनर्जी दिया गया, यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लीजिए ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। एनर्जी पाते उसकी एनर्जी बढ़ी, वो चला गया कंडक्शन बैंड में। अब तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब ये जिस प्लेस को छोड़ करके गया, उस प्लेस को हम नाम देंगे क्या, होल्स। क्या नाम देंगे, होल्स। अब ये होल्स जो है, ये अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर टेंडेंसी होगी, ये हाईली अट्रैक्ट करेगा फिलहाल किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। दैट्स वाई हम बोलते हैं होल्स का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अब देखिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो उठ के यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पे इसके होल्स को कवर कर लेगा। लेकिन इसने भी अपना प्लेस छोड़ा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ डेवलप हो गया आपका होल्स। अब ये होल्स क्या करेगा, इसको रिकवर करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ होल्स डेवलप कर देगा। ये होल्स यहाँ डेवलप हो गया। अब फाइनली ये मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके अपने आप को कंप्लीट किया, तो यहाँ डेवलप हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली इसमें चलता रहेगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी। दैट्स वाई उस करंट को हम लोग बोलेंगे होल्स करंट। अब चूंकि आप कहेंगे सर मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है ना, होल्स तो इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है तभी करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन आप एक बार गौर से देखो कि यहाँ पे बेसिक रीज़न क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए। अगर होल्स ना होता, होल्स उसको अट्रैक्ट ना करता, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाता। तो चूंकि पहले यहाँ पे होल्स है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जा रहा है। तो बेसिक रीज़न यहाँ पे क्या है, होल्स है।
इस वजह से ये जो करंट होती है उसको हम बोलते हैं होल्स करंट। मीन्स किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। खासकर अभी हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये कंप्लीट फिलहाल सिनारियो रहा हमारा किससे रिलेटेड, ये हमारा कंप्लीट सिनारियो रहा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगले टॉपिक में हम लोग, अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल देखेंगे, जहाँ पे हम इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक के बारे में हमने चर्चा कर लिया, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया। एक्सट्रिंसिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें पी टाइप, एन टाइप मटेरियल देखेंगे, पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, एन टाइप मटेरियल में कैसे क्या होता है। तो ये सारी बातें डिटेल में देखेंगे। मास एक्शन रूल्स पढ़ेंगे, तो सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।